आप सभी को मेरा नमस्कार। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हम लोग पढ़ रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले डिस्कस किया प्लासी का युद्ध, फिर बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत लास्ट में हमने पढ़ा था कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस जिसे भारत में नागरिक सेवा का जनक एवं बात करें तो उसने स्थायी बंदोबस्त जो है उसने महत्वपूर्ण कार्य किए थे जो काफी पॉपुलर हुए। आज हम उसके आगे बात करेंगे जो गवर्नर जनरल बनते हैं सर जॉन सोर। सर जॉन सोर जो कि 1793 में बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और 1793 से 1798 तक रहते हैं। सर जॉन सोर इनके समय में 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ था। इनके समय में 1793 का चार्टर एक्ट पास हुआ था और इन्हीं के समय निजाम और मराठों के बीच 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, इन्हीं के समय 1795 में खुर्दा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था? खुर्दा के युद्ध निजाम और मराठों के मध्य हुआ था। उसके बाद बात करें इस युद्ध में इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इन्होंने विशेषकर ज्यादा उस युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया था। जब हम कॉर्नवालिस की बात कर रहे थे, स्थायी बंदोबस्त या स्मरानी बंदोबस्त की बात कर रहे थे, तो उसमें जो समिति बनाई गई थी अवलोकन के लिए, उसमें सर जॉन सोर भी सम्मिलित थे। तो इन्होंने क्या किया था? जमींदार को ही भूमिका वास्तविक स्वामी माना था। जमींदार को ही भूमिका वास्तविक स्वामी माना था। उसके बाद आज के लिए जो महत्वपूर्ण है, सर जॉन सोर उतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं बनते हैं जितना पॉपुलर आपके लिए लॉर्ड वेलेस्ली बनते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। कितना रहा? 1798 से 1805 तक रहा। 37 वर्ष की अवस्था में ही ये क्या हुए थे? भारत के गवर्नर जनरल। अब इसे भारत का या बंगाल का कह लीजिए, इसे भारत का नाम है कि बंगाल का, बंगाल के गवर्नर जनरल बने कितने में? 37 वर्ष की अवस्था में बने। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। जो सबसे महत्वपूर्ण था सहायक संधि। तो क्वेश्चन एग्जाम में भी बनता है सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जनक कहा जाता है। इसे इंग्लिश में सब्सिडियरी अलायंस बोला जाता है, सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, अब ये हम बात करें सहायक संधि। तो सहायक संधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मार्किस डुप्लेक्स जो कि फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, इन्होंने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। ये जो सहायक संधि होती है, सब्सिडियरी अलायंस होता है, ये किस किस के बीच ये सहायक संधि होती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के मध्य ये सहायक संधि होती है। इस सहायक संधि की हम बात करें तो देखिए, सहायक संधि किसके बीच हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के मध्य हुई। सहायक शब्द आपको मिला सहायक, इट मींस कि यहां पर लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय रियासतों से कहा कि हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। भाई सहायक संधि, सहायक से मिल गया, इट मींस क्या? अंग्रेज भारतीय रियासतों के सहायक। तो सहायक कैसे बनेंगे? तो यहां पर अंग्रेजों ने एक तरीके से अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए, ये कोई भारतीय रियासतों के हित में किया गया कार्य नहीं था, बल्कि अपनी प्रभुसत्ता के विस्तार के लिए उन्होंने किया सहायक संधि लाए। वेलेस्ली सहायक संधि लाते हैं और सहायक संधि के अंदर क्या करते हैं कि जो भारतीय रियासतें होती हैं उनसे क्या कहते हैं कि आप अपने क्या करें, सशस्त्र बल जो है उनको भंग कर दीजिए। आपके वहां जो सेना है आप उसको हटा दीजिए, उसकी जगह हम अपनी सेना आपके राज्य में स्थापित करेंगे, बशर्ते उस सेना का जो भी खर्च आएगा वो आपको देना होगा। ये पहला था लालच कि भाई कि मैं अपनी सेना आपके वहां रख दूंगा, आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको खर्च दीजिए, खाना पीना दीजिए।
उसके अलावा बात करें तो उसके अलावा क्या था कि जो भुगतान होगा कौन करेगा, भारतीय रियासत। उसके अलावा कहा गया कि जो विदेशी आक्रमण होंगे उनसे या आंतरिक विद्रोह, भाई विदेशी आक्रमण, कोई विदेशी आप पर आक्रमण कर रहा है या आपके अंदर कोई आंतरिक विद्रोह हो रहा है तो उससे मैं आपकी क्या करूंगा, रक्षा करूंगा। किससे विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह में मैं आपकी रक्षा करूंगा। साथ ही में कहा गया कि आप क्या करेंगे, किसी भी अन्य देश के साथ या अन्य राज्य के साथ अपना क्या कर सकते हैं, कोई नीति नहीं लागू कर सकते। कहने का मतलब है कि आप अपना चाहे व्यापारिक संबंध हो किसी देश के साथ, चाहे एक रियासत से दूसरी रियासत के साथ हो, कोई भी अपना राजनीतिक संबंध, विदेशी नीति आदि का फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये सब किसके माध्यम से होगा, हमारे माध्यम से होगा। बस बशर्ते हम आपके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या कहा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों से ऐसा पॉसिबल नहीं था कि हस्तक्षेप ना करें। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि आप कोई भी विदेशों के साथ अपनी नीति लागू नहीं करेंगे और बात करें तो राजनीतिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमने बात की भारत में कहीं ना कहीं सबसे पहले यूरोपीय कंपनी आई तो उनको शरण देने वाले कौन, उस समय बैठे तो राजगद्दी पे तो पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो अंग्रेजों को कहीं डर था कि जो भारतीय रियासतें हैं ये कहीं पर फिर से किसी को इनवाइट ना कर दें, फिर से किसी विदेशी को इनवाइट ना कर दें और हमारी जगह हुआ कर ले लें। इसीलिए उन्होंने क्या किया, सहायक संधि लाई और सहायक संधि के अंतर्गत ये सारी कंडीशंस उन्होंने रख दी। सिंपली कंडीशन सबको पता है कि आप अपनी सेना को भंग कर दीजिए, उसकी जगह हमारी सेना रखिए, जिसका खर्चा कौन देगा, भुगतान आप करोगे। और भुगतान आप नहीं दे पाओगे तो आपके जो राज्य है उसका एक क्षेत्र पर हमारा क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। उसके अलावा क्या कहा कि आप किसी अन्य देश के साथ या अन्य रियासत के साथ राजनीतिक संबंध या विदेश नीति फॉलो नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कहा कि हम आपके आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये सब चीजें थी। और क्या करेंगे, विदेशी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से हम आपकी रक्षा करेंगे। तो इन्होंने सहायक संधि का प्रपोजल रखा। अब यहाँ पर जो रियासतें थी, जो राज्य थे, उनको लालच सा लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी अब अंग्रेजों से खतरा है या अन्य रियासतों से खतरा है, तो हम क्या करेंगे, जब इनकी छत्र छाया में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन बनता है, हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार करते हैं और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सहायक संधि स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय शासक कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम ने सर्वप्रथम सहायक संधि स्वीकार की थी। उसके अलावा हैदराबाद 1798 में सहायक संधि स्वीकार करता है। उसके बाद मैसूर 1799 में सहायक संधि स्वीकार करता है। उसके बाद तंजौर 1799 में सहायक संधि स्वीकार करता है। अवध 1801 में सहायक संधि स्वीकार करता है। पेशवा 1802 में सहायक संधि स्वीकार करता है। भोसले 1803 और बराक वो भी 1803 में ही सहायक संधि स्वीकार करता है। उसके अलावा ग्वालियर का सिंधिया ये 1804 में सहायक संधि स्वीकार करते हैं। उसके अलावा जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर भी इस सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब इस सहायक संधि से अंग्रेजों को बहुत लाभ होता है और जो भारतीय रियासतें होती हैं, जो राज्य के शासक होते हैं, उनको बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो नाममात्र अंग्रेजों के अंतर्गत ही शासन करते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा लॉर्ड वेलेस्ली का एक पॉइंट और यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन करता है, लॉर्ड वेलेस्ली कब करते हैं, सन 1800 में करते हैं। और कहां पर करते हैं, कलकत्ता में करते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में कहां पर, कलकत्ता में। और इस कॉलेज की स्थापना क्यों की जाती है, क्योंकि नागरिक सेवा आईसीएस पास करने वाले युवकों के प्रशिक्षण के लिए क्या करते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में सन 1800 में करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉर्ड वेलेस्ली, इनकी सहायक संधि। जैसे अभी इससे पहले जब हमने पढ़ी स्थायी बंदोबस्त या इस्तमारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, वैसे ही सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम शासक और उसके अलावा ये जो शासक, ये जो भारतीय रियासतें थी, इन्होंने कब स्वीकार किया, ये भी आपको याद करना होगा।
ठीक है, आप इसे नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, इजिली वे में आपको याद हो जाएगा। धीमे धीमे हम पूरा सिलेबस आपको पढ़ाने वाले हैं। बस जरूरत क्या है कि आप पूरी वीडियो को देखें और इस चीजों को नोट्स बनाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।